गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 12 यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनके बारे में अध्ययन किया था। ये एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, जिस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से हमें पता है कि ये पाचन क्रिया संबंधित है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसका पता है कि श्वसन से संबंधित है, और अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो हमें पता है कि ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स के बारे में अध्ययन करना है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो हमें पता है यूरिनरी सिस्टम है, जो किडनी और यूरेटर वगैरह सबके बारे में अध्ययन करना है। इसी तरह से अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है कि नर पशु में रिप्रोडक्शन के सिस्टम क्या है। यानी आप ये जानते हो कि चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, जो जिंदा है, अगर वो जिंदा है तो उसको रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है अपनी संतति को बढ़ाने के लिए। अगर मान लो कोई आदमी, एक आदमी, उसको चाहिए कि बच्चे चाहिए, तो उसको फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम का तो उसमें होना ज़रूरी है ना, रिप्रोडक्शन सिस्टम, और फिर उसमें मेल और फीमेल दो होने ज़रूरी है। इसीलिए आदमी जो है ह्यूमन बीइंग में शादी करते हैं, एक लड़की आती है, एक लड़का होता है, फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे पैदा करने के लिए जो सिस्टम है, जनन सिस्टम, जनन तंत्र जिसे बोलते हैं, यानी जो जनन की प्राकृतिक प्रक्रिया है, जनन की, बच्चे पैदा करने की प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो नर है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो आदमी हो, उसमें नर के द्वारा शुक्राणुओं का मतलब उत्पादन होता है। शुक्राणु, स्पर्म, आप जानते हो, वीर्य के अंदर स्पर्म होते हैं, ये सब जानते हो आप लोग। और मादा के अंदर अंडों का निर्माण होता है। और इन दोनों के मिलने से, मतलब जब दोनों में संभोग की प्रक्रिया द्वारा इन दोनों के मिलने से अंडा और स्पर्म आपस में मिलते हैं, जिसके मिलने से जो क्या है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। यानी निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन के बाद में एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो जो है बढ़ता रहता है, फिर बाद में जब उसका पूरा टाइम आता है, जितना मतलब उसका पीरियड होता है, जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग में 9 महीने का टाइम है, गाय में 9 महीने का टाइम है, भैंस में 10 महीने का है, घोड़ी में 11 महीने का, अलग अलग टाइम है। उसके बाद में भी उस बच्चे का जन्म होता है। तो इस सिस्टम के लिए आज हम उसी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। और ये जो भ्रूण का बनना, फिर बच्चे का पैदा होना, ये क्या है, जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। अगर मान लो एक आदमी और एक औरत और उनके बच्चे पैदा नहीं, फिर आगे उनका परिवार कैसे चलेगा, फिर तो ये संसार रुक जाएगा ना। तो ये जो सिस्टम है उसका अध्ययन करेंगे हम। तो आज हम नर के संपूर्ण जनन तंत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। नर पशु जो है उसके जनन तंत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग में बांटते हैं? एक तो प्राथमिक अंग है, जिसको प्राइमरी ऑर्गन्स बोलते हैं। एक द्वितीयक अंग यानी सेकेंडरी ऑर्गन्स बोलते हैं। एक होता है सहायक अंग, जिनको हम बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। तो प्राथमिक अंग जो है, मेल के अंदर प्राथमिक अंग जो जेनेटल या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राथमिक अंग कौन से हैं, उसके अंतर्गत एक तो आता है टेस्टीज। टेस्टीज को वृषण बोलते हैं, या अपनी भाषा में, या मान लो हिंदी में अंड बोलते हैं। और उसके ऊपर जो होता है खोल, उसको बोलते हैं अंडकोश, या उसको बोलते हैं वृषणकोश। तो आज हम जो है उसमें आते हैं वृषणकोश। और वृषणकोश को क्या बोलेंगे? स्क्रोटम बोलेंगे। और टेस्टीज को बोलेंगे वृषण। द्वितीयक अंग जो है, ये तो प्राइमरी अंग है। प्राइमरी अंग इसलिए कहते हैं कि जो सेक्स सेल्स जो पैदा होती है, जिनसे
स्पर्म बनता है वो इसी ऑर्गन में बनता है, इसलिए इसको प्राइमरी ऑर्गन बोलते हैं। द्वितीयक अंग, सेकेंडरी अंग, जो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वाहिकाएं, नलिकाएं आती है, यानी शुक्र वाहिनियाँ, यानी जिसमें वासा डिफरेंस बोलते हैं, जिसमें क्या है जो ये स्पर्म बनते हैं, ये स्पर्म जो है उसमें से इपिडिडैमस में जाएंगे, यानी इपिडिडैमस भी आप पढ़ोगे इसमें, इपिडिडैमस और फिर शिशन पेनिस, यानी स्पर्म जो है वो टेस्टिस में बढ़ेंगे, फिर वो इपिडिडाइमस में जाके मैच्योर होंगे पूरे, और मैच्योर होने के बाद में वो शिशन के थ्रू यानी यूरिथ्रा के थ्रू और पेनिस के द्वारा फिर वो फीमेल के जेनिटल ऑर्गन में जाके उसको छोड़ेंगे। और कुछ सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग ऐसे इसमें सहायता करते हैं, वो इस सीमन को या इस स्पर्म को मादा पशु के जेनेटल ऑर्गन में भेजने के लिए वो सहायता करते हैं। उसमें क्या है, उसमें प्रोस्टेट ग्रंथि आती है, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ, जिसको गदूद बोलते हैं, मतलब गदूद बोलते हैं हिंदी में। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ, सेमिनल वेसिकल यानी उसको बोलते हैं शुक्राशय, और बल्बो यूरिथ्रल या काउपर्स ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ होती हैं जो विभिन्न प्रकार के सीक्रेशन पैदा करती है, जिससे सीमन जो है आगे सीमन बनता है उससे पूरा लिक्विड फॉर्म में। तो आज जो हम है ना स्क्रोटम के बारे में अध्ययन करें, वृषण कोश, यानी जो टेस्टिस जो है, वृषण जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर जो कवरिंग है जिसमें वो ढका रहता है टेस्टिस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी ये टेस्टिस के ऊपर वाला अंडकोश जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर टेस्टिस रहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आप जो है देख सकते हो, एक तो आप इसके लिए देखोगे पेज नंबर 286 पे आप चित्र देखोगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ केटल दिया हुआ है, जिसमें चित्र के अंदर बता रखा है टेस्टिस जो है, स्क्रोटम है, उसके अंदर टेस्टिस है, वास डिफरेंस है, और उसके ऊपर मतलब स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये दिखा रखा है। तो जो वृषण कोश या स्क्रोटम है, ये क्या है, ये अंडाकार संरचना है। अंडाकार संरचना जो इंग्वाइनल क्षेत्र के सामने स्थित होता है। इंग्वाइनल क्षेत्र कौन सा होता है, जहाँ पे गायों में, भैंसों में जहाँ पे अडर होता है ना, अडर के पीछे वाला या अडर के आसपास वाला एरिया, जो इंग्वाइनल क्षेत्र बोलते हैं उसको, और उस क्षेत्र के आगे स्थित होता है, यानी वो इंग्वाइनल क्षेत्र जहाँ पे गाय भैंस में जहाँ पे अडर स्थित होता है, उस एरिया को इंग्वाइनल एरिया बोलते हैं। उसके थोड़ा आगे, मुंह की साइड में, थोड़ा आगे की साइड में, वहाँ पे जहाँ सुंडी होती है, जहाँ पे नेवल फ्लैप होती है, उसके थोड़ा सा पीछे, ये मतलब क्या है, उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी जो है उसकी अंधनाल है। अंधनाल का मतलब है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो पेरिटोनियम है, वो पेरिटोनियम बढ़ के, या ये जो एब्डोमिनल कैविटी नीचे की साइड में बढ़ जाती है और उसका आगे वाला सिरा ब्लाइंड होता है, उसके अंदर ये टेस्टिस लटके रहते हैं। तो ये जो स्क्रोटम जो है, जिसको अंडकोश बोलते हैं, ये दरअसल में एब्डोमिनल कैविटी या पेट की गुहा जो है उसका अंधनाल है, जिसमें वृषण जो है वो स्थित होते हैं। ठीक है, अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं कि जो मेल एनिमल में अविकसित टीट होते हैं, थन होते हैं ना, उसके भी मतलब चूचक बोलते हैं जिसको, छोटे छोटे, जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग में आदमी जो होता है, बच्चा जो होता है, मेल होता है, उसके भी यहाँ पे मतलब क्या है, छोटे छोटे चूचक होते हैं। मतलब फीमेल के अंदर वो बढ़ जाते हैं बच्चे को दूध पिलाने के लिए, लेकिन आदमी में बिल्कुल निशान सा होता है, रूडिमेंट्री जिसे बोलते हैं। तो ये केटल के अंदर जो है रूडिमेंट्री जो टीट्स होते हैं, 4-2 जोड़ी, उनके जस्ट एकदम पीछे जो है ये स्क्रोटम स्थित होता है। ये जो वृषण कोश है, इसको अगर आप बाहर से देखो, अंदर तो इसके टेस्टिस है 2, लेकिन बाहर जो है ये 2 भागों में, लंबाई में 2 भागों में विभाजित होता है, और प्रत्येक भाग में एक एक वृषण लटका रहता है। ये जो
अंडकोश है, यानी जो टेस्टिस के ऊपर वाली जो कवरिंग है, ये लंबा होता है और लटका हुआ, यानी पेंडुलस, जिस प्रकार से नीचे पेंडुलस की तरह लटका होता है, इसमें एक स्पष्ट गर्दन होती है जहाँ से ये बॉडी से या थोड़ी सी एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे वो उसकी गर्दन बोलते हैं उसको, जो संकड़ा भाग ऊपर वाला। अब इसकी आकृति जो है ना, ये स्क्रोटम की आकृति यानी अंडकोश की आकृति छोटी मोटी लंबी, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, ये सर्दी गर्मी या पशु मतलब क्या है कि थका हुआ है या पशु मोटा है या कमज़ोर है। अगर मान लो पशु कमज़ोर होगा तो उसका टेस्ट जो अंडकोश है ना वो लटका हुआ लंबा होगा। अगर पशु बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो उसका अंडकोश सिकुड़ा हुआ लंबा नहीं होगा, लटका हुआ नहीं होगा। अगर मान लो गर्मी पड़ रही है, अगर गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अंडकोश लंबा हो जाएगा। लंबा इसलिए होता है कि उससे टेस्टिस नीचे चले जाएंगे तो उसकी गर्मी जो है, टेस्टिस कम गर्म होंगे। अगर सर्दी पड़ रही है तो जिस अंडकोश है सिकुड़ जाएगा, तो टेस्टिस शरीर के पास में चले जाएंगे, जिससे शरीर की गर्मी से वो थोड़े गर्म हो जाएंगे। यानी ये ऐसा क्यों होता है, इसे इसलिए होता है कि जो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं ना, वो स्पर्म जो है वो टेस्टिस का टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। अगर वो कम होगा तो ही वो अच्छे प्रकार से स्पर्म बना पाएगा, इसलिए ये ज़रूरी है। अब जो इस वृषण कोश है यानी टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग है, जो उसका थैला है एक प्रकार का, जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं 2, उसमें परतें पाई जाती हैं, 3 मतलब 4 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। उसमें परत है, उसमें 4 प्रकार की परतें होती है। अब सबसे ऊपर वाली परत जो है, बाहर की परत जिसे बोलते हैं, स्क्रोटम के बाहर की परत को बोलते हैं स्किन, त्वचा है वो। अब इस त्वचा में जो है छोटे छोटे और कम यानी छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं उस पर, यानी जो स्क्रोटम की त्वचा है उस पर कम बाल होते हैं लेकिन छोटे छोटे बाल होते हैं उस पर। और इसके ऊपर जो है त्वचा में अनेक प्रकार की स्वेट ग्लैंड्स और सीबेशियस ग्लैंड्स पाई जाती है। ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने वाली ग्रंथियाँ और सीबेशियस ग्लैंड्स तेलीय ग्रंथियाँ, ये मैंने आपको जब स्किन के बारे में और स्किन के डेरिवेटिव्स पढ़ाए थे ना, तब आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि ये स्वेट ग्लैंड्स क्या काम करती है। तो ये उसमें स्क्रोटम की स्किन में ये स्वेट ग्लैंड्स और सीबेशियस ग्लैंड्स पाई जाती है। उसमें पसीना निकलता है स्वेट ग्लैंड्स में, और सीबेशियस ग्लैंड में तेलीय पदार्थ निकलता है जो उसको चिकना रखता है। इसके बीच में यानी जो स्क्रोटम है, अगर आपने जो गाय का सांड होता है और भैंस का झोटा बोलते हैं अपनी भाषा में, उसका अगर आप टेस्टिस यानी स्क्रोटम जो है वो देखोगे तो उसमें बीच में पीछे की साइड से उसको देखोगे जो लटक रहा है, तो उसके बीच में एक लाइन होती है, लाइनिंग होती है, जिससे 2 भागों में बंटता है वो। एक भाग लेफ़्ट साइड वाला, एक भाग राइट साइड वाला। तो लेफ़्ट साइड वाला भाग जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट साइड वाला थोड़ा छोटा होता है। और ये जो डिवाइडेशन है ना, ये लाइनिंग जो है बीच की, इसको बोलते हैं रेफे स्क्रोटाई, रेफे स्क्रोटाई। स्क्रोटाई, रेफे का मतलब होता है कि इसका बीच का पार्टीशन, और स्क्रोटाई का मतलब है स्क्रोटम, स्क्रोटम के बीच का पार्टीशन। और इसके सामने यानी जो ये जो स्किन है ना, त्वचा इसकी किसकी, स्क्रोटम की, इसके आगे की साइड में, मुंह की साइड में 4 चूचे होते हैं, यानी टीट के रूडिमेंट्री टीट होते हैं, जिनको अवशोषी चूचक बोलते हैं। अवशेष होते हैं, मतलब टीट के। मेनली तो टीट जो है गाय में भैंस में होते हैं ताकि वो दूध पैदा करती है, बाकी इसके अंदर तो निशान ही होंगे। अब त्वचा के नीचे जो लेयर है स्क्रोटम में, त्वचा के नीचे जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका डार्टोस, उसको बोलते हैं ट्यूनिका डार्टोस। यानी ये ट्यूनिका डार्टोस जो है ये लाल रंग का फाइब्रो इलास्टिक उत्तक होता है, यानी फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू है ये लाल रंग का, जो अंदर बढ़कर
अंदर की साइड में स्किन के नीचे अंदर बढ़ेगा और जो सेप्टम स्ट्रोटाई बनाता है, यानी जो ये पहले आपने पढ़ा ना स्किन पे जो डिवाइडेशन है बीच में, उसको हम बोलते थे रेफेस स्ट्रोटाई। इसके नीचे ही वो मतलब कि आगे बढ़ के उसके अंदर आके दोनों टेस्टिस के बीच में ये उनको सेप्टम बनाता है, दोनों टेस्टिस के बीच में। अब ये जो सेप्टम बनाता है ना, ये ट्यूनिका डार्टोस जो फाइब्रोलास्टिक टिश्यू है, ये वृष्णकोश की गुहा को, यानी वृष्णकोश की जो गुहा है ना, कैविटी जो है, उसको दो असमान भागों में बांटता है, जिनमें से बायां भाग थोड़ा सा बड़ा होता है और बायां भाग थोड़ा बड़ा होगा, राइट साइड वाला दायां भाग थोड़ा छोटा होगा। तो ये भी आपको याद करना है कि ट्यूनिका डार्टोस जो है वो कौन सी संरचना बनाती है, जिससे उसको दो भागों में बांटते हैं स्क्रोटम को, तो वो बनाती है सेप्टम स्ट्रोटाई। और कौन सा भाग बड़ा होगा, लेफ्ट साइड वाला थोड़ा भाग बड़ा होगा। तीसरी जो लेयर है, तीसरी लेयर जो है, यानी पहली लेयर होगी स्किन की, स्किन के नीचे फिर आएगी ट्यूनिका डार्टोस, और ट्यूनिका डार्टोस के नीचे फिर तीसरी लेयर आएगी, वो आएगी स्क्रोटल फेशिया। ये फेशिया होता है स्क्रोटल फेशिया, यानी इसकी 3 परतें होती हैं फेशिया के भी। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि स्क्रोटल फेशिया जो है उसकी 3 लेयर कौन सी होती है, तो वो क्रमशः जो है वो होती है इंटरकोल्यूमनार, फिर आता है क्रीमेस्टेरिक और इनफंडिबुलर बुलिफॉर्म, यानी 3 लेयर होती है। फिर चौथी लेयर जो है बिल्कुल अंदर की साइड की जो लेयर है, जो टेस्टिस के ऊपर होती है, यानी स्क्रोटम की अंदर वाली चौथी लेयर जो स्क्रोटम के बिल्कुल ऊपर होगी, टेस्टिस के बिल्कुल ऊपर होगी, वो है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है ये एक प्रकार की सीरस झिल्ली होती है, यानी सीरस मेम्ब्रेन की फ्लास्क जैसी संरचना है। फ्लास्क का मतलब है फ्लास्क जैसे होता है, वैसे ही टेस्टिस के ऊपर चिपकी रहती है। अब ये जो है क्या होता है, इंगुइनल कैनाल से स्क्रोटम तक होती है। इंगुइनल कैनाल कहाँ होता है, इंगुइनल कैनाल का मतलब है जहाँ से टेस्टिस स्क्रोटम शुरू होता है, वो कैनाल होती है वहाँ पे, जिसमें से स्पर्मेटिक कोड जो है वो अंदर जाके पेनिस के आगे जाके यूरिथ्रा में जाता है, आगे जाके जहाँ ब्लेडर होता है मिलता है। तो इंगुइनल कैनाल से लेके और ये स्क्रोटम तक ये ट्यूनिका वेजाइनलिस फैली होती है। वास्तव में ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है ये उदर गुहा, यानी एब्डोमिनल कैविटी की जो पेराइटल पेरिटोनियम है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वाली वाल के साथ लगी होती है ना, उसको पेराइटल बोलते हैं, पेराइटल पेरिटोनियम। और जो ऑर्गन के ऊपर, जैसे मान लो स्टोमक के ऊपर है या लीवर के ऊपर है, उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। तो ये पेराइटल पेरिटोनियम का अंतर्वलन होता है। अंतर्वलन का मतलब है उसका एक प्रकार का फोल्ड है। ये ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है ये दरअसल जो पेराइटल पेरिटोनियम है एब्डोमिनल कैविटी का, उसका वलन है। वलन का मतलब फोल्ड है उसका। इसके भी 2 स्तर पाए जाते हैं। ये पेरिटोनियम जो है यानी ट्यूनिका वेजाइनलिस है, इसके 2 स्तर होते हैं, जिसमें पेराइटल स्तर तो इंगुइनल नाल और वृष्णकोश की आंतरिक सतह पर चिपका रहता है। जो इंगुइनल नाल है और स्क्रोटम की आंतरिक सतह उस पर चिपका रहता है। और जो सेकंड सतह जो होती है विसरल जो है वो सतह जो है स्पर्मेटिक कोर्ड और एपिडिडेमिस और टेस्टिस पर चिपके रहते हैं, ये उस पर चिपके रहते हैं। अच्छा, भ्रूण की अवस्था में जब बच्चा भ्रूण के रूप में होता है, यानी पेट में यूट्रस में बच्चा जब भ्रूण की अवस्था में एम्ब्रियो होता है, उस टाइम जो है ये टेस्टिस जो है वृषण टेस्टिस जो है वो किडनी के नीचे स्थित होते हैं। भ्रूण अवस्था में टेस्टिस वृषण जिसे बोलते हैं वो किडनी के नीचे स्थित होते हैं। और जो पेरिटोनियम के एक फोल्ड के द्वारा, जिसको मिजोरचियम या मिजोरकियम बोलते हैं, उसके द्वारा सब लंबर क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। कौन? टेस्टिस। दोनों टेस्टिस जो है वो फीटल लाइफ में, जब बच्चा फीटल लाइफ में गर्भावस्था में होता है, उस टाइम
किडनीज के नीचे यानी दोनों गुर्दों के नीचे पेरिटोनियम के एक फोल्ड द्वारा, जिसको मिजोरकियम बोलते हैं, उस फोल्ड द्वारा सब लंबर वर्टिब्री के नीचे का एरिया सब लंबर होता है, वहाँ जुड़े रहते हैं। लेकिन जन्म के समय, जब बच्चा पैदा होता है ना, जिस टाइम पार्चुरेशन बोलते हैं, जानवर ब्याता है, उस टाइम ये जो टेस्टिस जो है ये वृषणकोश यानी स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जन्म के समय जो वृषण यानी टेस्टिस जो है, उनमें से एक टेस्टिस या कभी कभी दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रह जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर नहीं उतरते हैं। ऐसी कंडीशन को क्रिप्टोरचिज्म या क्रिप्टोरकिज्म बोलते हैं उसको, CRYPTOCHISM, क्रिप्टोरकिज्म बोलते हैं इस कंडीशन को, जब एक टेस्टिस या दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं। और उस टाइम क्या है कि उनमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता। अगर मान लो टेस्टिस जो अंदर रह गया एब्डोमिनल कैविटी में, उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। जो टेस्टिस वृषणकोश में आ गया, उसमें शुक्राणु निर्माण होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रिप्टोरकिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। कुछ स्तनधारी ऐसे हैं, कुछ मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसमें कुछ स्तनधारी ऐसे हैं जिसमें एक हाथी और एक व्हेल मछली, व्हेल मछली भी तो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो ये दो जानवर ऐसे हैं जिनकी जो टेस्टिस होते हैं ना, ये हमेशा ही एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं, ये नीचे स्क्रोटम में नहीं उतरते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं। और उनमें क्या है, उनमें शुक्र जनन की क्रिया होती है, यानी शुक्राणु बनते हैं उनमें। गाय भैंस के मेल एनिमल में अगर मान लो टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में रहेंगे तो उनमें स्पर्म नहीं बनेंगे, लेकिन हाथी के अंदर और व्हेल मछली में ये अमूमन अंदर ही होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। और इस कंडीशन को बोलते हैं टेस्टिकोंडा, उस कंडीशन को बोलते हैं टेस्टिकोंडा, इसको टेस्टिकोंडा बोलते हैं। तो ये भी आपको जो है ना याद करना जरूरी है कि टेस्टिकोंडा क्या होता है। अब वृषणकोश जो है ये टेस्टिस की यानी वृषणों की बाह्य आघात यानी बाहर की चोटों से रक्षा करने के साथ साथ उसका तापक्रम भी नियंत्रित करते हैं। अगर बाहर की चोट लगे तो टेस्टिस पे उसका बचाव करते हैं। जो ऊपर वाला स्क्रोटम जो है यानी अंडकोश जो है वो टेस्टिस का बाहरी चोट से रक्षा करते हैं और टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। क्योंकि भली भांति जो शुक्र जनन है ना, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन जो है ना वो तभी अच्छी तरह से होगा जब उसका तापक्रम जो है शरीर के तापक्रम से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना होगा। तो ये टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन कौन करता है? ये स्क्रोटम करता है। यानी ग्रीष्म ऋतु में जब वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, ग्रीष्म ऋतु में जब वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अंडकोश की पेशियाँ जो है वो लंबी होकर उसको नीचे लटका देती है, लंबी हो जाती है पेशियाँ और वो टेस्टिस नीचे लटकने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि उसका टेम्परेचर जो है ना वो कम हो जाता है, टेस्टिस का टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी से, और शीतकाल में ये संकुचित हो जाते हैं। जब सर्दी पड़ती है तो ये संकुचित हो जाते हैं। कौन? अपने अंडकोश। जिससे क्या है कि शरीर की गर्मी से वो उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। इससे क्या है कि ये गर्मी सर्दी में उसका तापक्रम उचित बना रहता है। ये मतलब है इसका। अब हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि भाई ये जो स्क्रोटम है, जो टेस्टिस के ऊपर वाली कवरिंग है यानी खोल है उसके ऊपर वाला, उसके अंदर घोड़े में कुत्ते में इनमें क्या फ़र्क है? यानी इसमें घोड़े के अंदर हम देखें तो जो ये वृषण जो है ये इंग्वाइनल क्षेत्र में स्थित होते हैं। इंग्वाइनल क्षेत्र में, इंग्वाइनल क्षेत्र तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे वड़ा होता है वहाँ पे स्थित होते हैं। घोड़े में कहाँ होता है? वो एरिया इंग्वाइनल होता है। यानी घोड़े में स्क्रोटम जो इंग्वाइनल क्षेत्र में स्थित होते हैं ये गोलाकार होते हैं। घोड़े में जो स्क्रोटम है गोलाकार होगा, इसकी त्वचा का रंग जो है गहरा रंग होगा। इसमें घोड़े में जो है ना
दो अवशेषी चूचक होते हैं, यानी जो टीट होते हैं उसके रूडिमेंट्री टीट दो होते हैं, और ये पेपिली के रूप में जो परिप्यूस होता है, परिप्यूस का मतलब होता है जो पेनिस के ऊपर वाली कवरिंग, उसको परिप्यूस बोलते हैं, उसका जो छिद्र है आगे वाला जहाँ से पेनिस बाहर निकलता है, उसके नीचे वाले किनारे पर स्थित होते हैं चूचे, दो चूचे। कुत्ता जो है इसमें वृषणकोश जो है वो इंग्वाइनल क्षेत्र के पीछे स्थित होता है, इंग्वाइनल क्षेत्र के थोड़ा पीछे स्थित होगा, जो आपने देखा होगा पीछे वाले पैर के साइड में, नीचे साइड में तिरछे निकले रहते हैं। इसमें कुत्ते के अंदर जो रेफेस स्क्रोटाई है वो अनुपस्थित, जो बीच का भाग होता है ना जिसमें दो भागों डिवाइड करता है, वो इसमें नहीं होता है कुत्ते में, या फिर क्या है कि अस्पष्ट होता है। अब हम करते हैं अध्ययन सूअर के बारे में। सूअर में जो स्क्रोटम है, वृषणकोश जो है वो पेरिनियल क्षेत्र में पाए जाते हैं। पेरिनियल क्षेत्र कौन सा होता है? पेरिनियल क्षेत्र होता है जो एनस के नीचे वाला भाग होता है, एनस के नीचे वाला भाग जहाँ से वो गोबर करता है ना, उसके नीचे वाला भाग पेरिनियल होता है, वहाँ पे ये स्थित होता है। अब रह गया मुर्गा। मुर्गे में वृषणकोश होता ही नहीं है, मुर्गे में अंडकोश नहीं होते हैं, क्योंकि टेस्टिस जो है या वृषण जिसे बोलते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होते हैं मुर्गे में, इसलिए मुर्गे में स्क्रोटम नहीं होता है या वृषणकोश अनुपस्थित होता है। अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि मुर्गे का स्क्रोटम कहाँ होता है, तो मुर्गे में स्क्रोटम होता ही नहीं है। तो ये आज हमने अध्ययन किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने प्राइमरी ऑर्गन, सेकेंडरी और सहायक अंग के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्क्रोटम के बारे में पढ़ा, अंडकोश के बारे में। कल हम जो है टेस्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।